हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जनवरी 2022 का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था। इसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं। आज हम तीसरी वीडियो देखेंगे और इसमें करीब 2 वीडियो अभी बनेगी, है ना। मतलब 5 वीडियो कंप्लीट बनेगी भाई, क्योंकि चैप्टर भी लंबा है ना। PDF भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछली जो परीक्षाएं रही हैं उनमें अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है इस मैगज़ीन का, और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी बेहतर प्रदर्शन होगा। ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे यूपी से 2021 का एग्ज़ाम हुआ, आरओ भी हुआ, बाकी बिहार में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, यूपी में भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं। तो उन सब में अगर देखा जाए तो करंट का एक अच्छा खासा क्षेत्र इस मैगज़ीन से कवर हुआ है। ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ इसको हम इसका वीडियो बना रहे हैं और PDF दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाए। आने वाली जो परीक्षा है उसमें एक भी प्रश्न ना छूटे आपका। इसी उम्मीद के साथ जनवरी 2022 का भी वीडियो हमने स्टार्ट किया है। 2 वीडियो कंप्लीट हुई, आज तीसरी वीडियो देखेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूज स्टेट वाइज, है ना। तो शुरू करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो भैया सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेट भी रहेंगे, है ना। जितना हो सकेगा उतना आपको अपडेशन मिलता रहेगा, उतना ही आपको अच्छा खासा कंटेंट देते रहेंगे। जैसा भी हो इंतज़ाम करना पड़े करेंगे ही, ठीक है। लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और उसके साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी ज़रूरी है। आप लोग करेंगे तो चैनल आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो आप लोगों का ही बेनिफिट होगा फिर। ठीक है। बेनिफिट हमारा भी है लेकिन आपका भी है। तो शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। भारत की पासपोर्ट रैंक 90 थी, अब हो गई 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया 2022 का। 2021 की तुलना में इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में सुधार हुआ है। अब यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 22 में 83वें स्थान पर भारत हुई है। पिछले साल था 90 पे, याद रखना। मौजूदा रैंकिंग 2022 की पहली तिमाही के लिए है ये। प्रमुख बिंदु देख लें तो भारत रवांडा युगांडा के बाद मध्य अफ्रीका में साओ टोम प्रिंसिप के साथ स्थिति साझा करता है भारत। ठीक है। रवांडा युगांडा के बाद मध्य अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ। भारत के पास अब ओमान आर्मेनिया के नवीनतम परिवर्धन के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच है, और भारत ने 2006 से 35 और गंतव्य जोड़ रखे हैं। सबसे पासपोर्ट देखें तो जापान और सिंगापुर को पहले स्थान पर रखा गया। पासपोर्ट धारकों के पास 192 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच है। तो सबसे खराब पासपोर्ट किसका है? 26 देशों तक पहुंच के साथ अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। अफगानिस्तान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है भाई? 2005 के बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं, और यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। डेटा कौन सा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय व्यापार वार्ता। ठीक है। इसमें CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उन्नयन वार्ता पर चर्चा को नई गति प्रदान करने दोनों देशों के मध्य उद्योग जगत के नेताओं द्वारा व्यापार के बीच व्यापार निवेश पर B2B व्यापार से व्यापार बातचीत को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। दोनों देशों द्वारा साझा किए गए बहुपक्षीय मंच कौन कौन से भाई, ये थोड़ा देख लें। संयुक्त राष्ट्र भी है, G20 विश्व व्यापार संगठन, आसियान प्लस, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारत का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है? भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ हस्ताक्षर किया है CEPA पर। 2021 में भारत संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से भारत UAE CEPA पर वार्ता शुरू की है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ?
पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र। तो वहीं पे किया उन्होंने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के एक नए परिसर का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, यही इतना ध्यान रखना है इसमें। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के साथ भारत का पहला शहर बन गया। कोच्चि कहाँ है? केरल में है। भारत का पहला शहर है। क्यों? क्योंकि इसने शहर में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट की श्रृंखला में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया भाई। ठीक है, हमें ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, बहराइच जिले में किया है। ध्यान रखना, ये 4 गांव जो हैं बहराइच की जिले के मिहिनपुरवा तहसील में स्थित हैं। भवानीपुर, तड़िया, ढाकिया, बिछिया नाम है। सभी गांव वनतांगिया गांव हैं। वनतांगिया समुदाय में वे लोग शामिल हैं भैया जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। ठीक है, वनतांगिया समुदाय याद रखना कौन है। इन गाँव के लोगों को अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्व गांव क्या भाई? एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है। एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं। ग्राम प्रशासनिक अधिकारी राजस्व ग्राम का प्रधान अधिकारी होता है। नोट के रूप में याद रखना, यूपी के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। आरो में पूछा गया प्रश्न था। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेल मंत्रालय ने किया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है भाई। नर्मदा नदी के सामने यह केवड़िया के छोटे सा शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। नोट के रूप में याद रखना, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 15 दिसंबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। यह ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन भी होगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खुलेगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खुल रहा है? केरल में। ठीक है, तो केरल में ये खुला भाई, ध्यान रखना। ये टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार होगा। ग्राफीन कार्बन का एक आवंटन है जिसमें 2 आयामी हनीकॉम्ब जाली नैनो स्ट्रक्चर में व्यवस्थित परमाणुओं की एक परत होती है। ग्राफीन अपने असाधारण विद्युत इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है। नवीनतम शोध के अनुसार यह इंडियन को प्रतिस्थापित कर सकता है और इस प्रकार स्मार्टफोन में OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन की लागत को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे देखेंगे कि चुनाव आयोग ने गुरु रविदास जयंती की वजह से 14 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित किए। ठीक है, तो ये प्रश्न हो सकता है आ जाए। अब भैया एक चीज़ याद रखना कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, एक ही लेकिन चरण में चुनाव होना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और 5 राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। गुरु रविदास जयंती गुरु रविदास का जन्मदिन है जो माघ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हम पॉलिटी देख लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 चर्चा में क्यों रहा भाई? गृह मंत्रालय ने अधिनियम पारित होने के बाद तीसरी विस्तारित समय सीमा में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नियमों को अधिसूचित नहीं किया। 9 जनवरी 2022 लोकसभा राज्यसभा में 2 संसदीय समितियों ने से नियम बनाने के लिए मांगे गए विस्तार का ये अंतिम दिन था। प्रमुख बिंदु याद रखें, नियमों के बिना CCA लागू नहीं किया जा सकता। इससे पहले इसने भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाले नियमों को अधिसूचित करने के लिए समितियों से 9 अप्रैल 2021 और फिर 9 जुलाई 2021 तक समय मांगा था। CAA के बारे में देखें तो CAA क्या है? 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित हुआ। अधिनियम 12 दिसंबर को सूचित हुआ। जनवरी 2020 में मंत्रालय ने सूचित किया कि यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 10 जनवरी 2020 से। इसमें क्या है भाई? प्रावधान ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय कौन कौन से?
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने, वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिए दंड निर्दिष्ट करता है। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आई है ना। तो केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण की तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी की है। सर्वेक्षण के इस दौर में क्या हुआ, जुलाई सितंबर 2021 में 9 चयनित क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार लगभग 3 करोड़ 10 लाख पाया गया, जो तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले दौर अप्रैल-जून 21 रिपोर्ट में प्राप्त अनुमानित रोजगार 3.08 करोड़ की तुलना में 2 लाख अधिक है। ठीक है। उल्लेखनीय ये भी है कि छठी आर्थिक जनगणना हुई 13-14 में सामूहिक रूप से इन 9 क्षेत्रों के लिए कुल रोजगार था 2.37 करोड़। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार वोडाफोन आइडिया में अकेली सबसे बड़ी शेयर धारक बनेगी। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है। ठीक है। तो ये नहीं ठीक है अपना। 2021 में भारत में एफडीआई का प्रवाह 26% गिर गया, अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, ये भी उतना नहीं है। सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो क्या है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप सारथी ऐप लॉन्च कर दिया। सारथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ऐप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार, निपटान, म्यूचुअल फंड और हाल के बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा। आवश्यकता क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी 2020 में 39 से बढ़कर 21 में 45% हो गई। तो सेबी क्या है भाई, सेबी वित्त मंत्रालय भारत सरकार स्वामित्व में भारत में प्रतिभूतियों कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है। ध्यान रखना, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। डिफेंस और साइंस से संबंधित पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का अभियोजन किया है। किसने, पश्चिमी नौसेना कमान ने किया। ठीक है। ध्यान रखना, कब, 25 जनवरी 2022 को। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला है। आयोजन हुआ पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी परियोजनाओं को सुदृढ़ करने, भारतीय नौसेना, वायुसेना, भारतीय थल सेना, तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के FOC के तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस इंट्रा थिएटर अभ्यास में भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों की संलग्नता और भागीदारी थी। नेवल डॉकयार्ड मुंबई को 50 टन बोलार्ड पुल टग्स बलबीर की आपूर्ति हुई है। तो बलबीर क्या है देखते हैं। फरवरी 2019 में 50 टन बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण का अनुबंध मेसर्स हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड विशाखापत्तनम के साथ संपन्न हुआ था। इस श्रृंखला में चौथे टग हैं बलबीर, जिनको 24 जनवरी को नेवल डॉकयार्ड मुंबई को दिया गया है। प्रमुख बिंदु देख लें तो यह टग जो है भारतीय शिपिंग रजिस्टर वर्गीकरण नियमों के तहत डिजाइन निर्मित है। इनका जीवन काल 20 वर्ष है। एयरक्राफ्ट कैरियर समेत बड़े नौसैनिक जहाज़ों, पनडुब्बियों को पानी में, बंदरगाहों पर बर्थिंग, अनबर्थिंग, टर्निंग उनको अनेक प्रकार से ले जाने में सक्षम है। ठीक है। नोट में याद रखना, टग्स वीरन बलराज को 22 अक्टूबर 21 और 31 दिसंबर 21 को नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में शामिल किया गया था। 30 अक्टूबर 2021 को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में बलराम को भी शामिल किया गया और चौथा है बलबीर। ठीक है ना। चलिए, साब को 84 सपोर्ट वेपन के लिए भारतीय अनुबंध मिला है। स्वीडिश रक्षा कंपनी भाई साब इसको मिला है। ठीक है। एंटी आर्मर हथियार 84। ठीक है। चलिए, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्यों चर्चा में रहा। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ ने अप्रैल 2022 में SSLV
D1 माइक्रोसैट के प्रक्षेपण का उल्लेख कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च करना है, और जो हाल के वर्षों में विकासशील देशों, निजी उद्यमों, विश्वविद्यालयों के छोटे उपग्रहों की आवश्यकता के कारण उभरे। SSLV के बारे में देख लें तो यह इसरो में 110 टन द्रव्यमान वाला सबसे छोटा वाहन होगा। इसे एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगेंगे, जबकि एक प्रक्षेपण यान के लिए अभी 70 दिन लगते हैं। ध्यान रखना इसको। SSLV एक 3 चरणों वाला पूर्ण ठोस वाहन है। इसमें 500 किलोग्राम उपग्रह द्रव्यमान को 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट और 300 किलोग्राम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने की क्षमता है। SSLV की पहली उड़ान जुलाई 2019 में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 और अन्य मुद्दों के कारण इसमें देरी हो गई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इसकी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ सफल परीक्षण किया गया है। तो यही सफल परीक्षण हुआ है ओडिशा के चांदीपुर के तट के निकट। यह इतना इम्पोर्टेंट इसमें DRDO की टीमों के साथ मिलकर किया गया था ब्रह्मोस का एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, भी ध्यान रखना। ब्रह्मोस एरोस्पेस समुद्र भूमि लक्ष्यों के साथ खिलाफ अपनी प्रभावशीलता और घातकता को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली अत्यधिक बहुमुखी ब्रह्मोस का लगातार उन्नयन कर रहा है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है भाई? ये सबको पता होगा। नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा संयोजन है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के NPOM और भारत का DRDO द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित, निर्मित किया गया। प्रारंभिक संस्करण ब्रह्मोस का पहला परीक्षण हुआ था 2021 में। भूमि युद्ध पोतों, पनडुब्बियों, सुखाई 30 लकड़ाकू जेट से दागे जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रह्मोस पहले ही विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण किए जा चुके हैं। नोट के रूप में याद रखना है कि इससे पहले 11 जनवरी 2022 को देश ने भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर निगरानी में वृद्धि करेगा। सर्दी के दौरान कोहरा धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ होती रहती भाई, हाई अलर्ट रहता है। मुख्यालय के सभी कर्मी अधिकारी इस दौरान सीमा पर रहेंगे, 24 घंटे स्थिति पर नजर रखेंगे। BSF हर साल गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में सर्द हवा आयोजित करता है। पहली बार भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा। किसको निर्यात कर रहा भाई? फिलीपींस को भाई। ठीक है, चलो ब्रह्मोस एयरोस्पेस देख लेते हैं। भारत और रूस संयुक्त उद्यम है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन करता है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान इस सबसे दागेंगे। ब्रह्मोस ऑर्डर भारत द्वारा पहला बड़ा सैन्य निर्यात है। पिछले साल भारत फिलीपींस ने रक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए, जो मनीला को रक्षा उपकरणों के लिए निर्यात को सक्षम करेगा। ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने रूसी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना रूसी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है। ठीक है, तो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि ने रूस की नौसेना के साथ RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ INS कोच्चि इसमें शामिल हुआ है। अरब सागर में हुआ भाई पैसेज अभ्यास। ठीक है, पहली बार है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित की गई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का परीक्षण किया, और भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए रूसी संघ की नौसेना के साथ इसका परीक्षण भी किया गया था। ठीक है, इस अभ्यास ने दोनों सेनाओं के बीच सामंजस्य, आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया है। भारत और रूस के बीच अभ्यास हुए हैं। इंद्र संयुक्त अभ्यास है, सेना, नौसेना, वायुसेना सबके बीच में होता है। भेल द्वारा निर्मित भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र, भारत का पहला भेल निर्मित कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित हुआ है। ध्यान रखना इसका। इसके प्रमुख बिंदु देख लें तो गैसीकरण वातायन प्रक्रिया से उच्च राख वाले भारतीय कोयले का मेथनॉल में रूपांतरण भारत में अपनी तरह का पहला तकनीकी प्रदर्शन होगा। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और स्थापित 0.25 TPD क्षमता का CTM पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। तो भेल ने किया भाई ऐसा। गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन इसरो गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स ने 720 सेकंड की अवधि के लिए परीक्षण किया और परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा भी किया। 1810 सेकंड की संचयी अवधि के लिए इंजन को 4 और परीक्षणों से गुजरना होगा।
गगनयान कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड लॉन्च व्हीकल में 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होगा। इसरो द्वारा विकसित इस इंजन का नाम विकास है। नाम क्या है? विकास, है ना। नोट के रूप में याद रखना, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित मिशन आयोजित करने की योजना बना रहा है। ठीक है। डीआरडीओ ने MPATGM का अंतिम सफल परीक्षण किया है। तो MPATGM क्या भाई? मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाम है पूरा। किसने किया? डीआरडीओ ने किया है। स्वदेश से में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है, कम भार वाली दागो भूल जाओ मिसाइल है। मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत मानव संचालित लॉन्चर से दागा गया। भारतीय सेना मुख्य रूप से अतीत में विभिन्न आयातित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का उपयोग करती रही है। डीआरडीओ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किए जाने वाले ATGM पर काम कर रहा है। ठीक है। ब्रह्मोस सुपर मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण हुआ, वो हम पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है। INS विशाखापत्तनम से इसका परीक्षण हुआ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नौसैनिक संस्करण का। ठीक है। सी ड्रैगन 22 हुआ है। अभ्यास, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुए। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुए। ठीक है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्वाड का हिस्सा है। मालाबार अभ्यास में भी ये लोग भाग लेते हैं। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। याद रखना, सी ड्रैगन, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जल शोधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अच्छा, IIT गुरुग्राम नाम याद रखना भाई। ठीक है। इन्होंने तैयार किया इसे। डेविड बेनेट, दुनिया के पहले मानव ने एक सुअर हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त किया है। डेविड बेनेट नाम है। एक अमेरिकी व्यक्ति आनुवंशिक रूप में से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। डेविड बेनेट नाम है। मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक मिनट, ये कहीं चला गया है। मांग को पूरा करने के लिए तथाकथित जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने की संभावना पर लंबे समय से विचार किया गया है और सुअर के हृदय वॉल्व का उपयोग करना पहले से ही आम है। अंग प्रत्यारोपण के लिए सुअर तेजी से लोकप्रिय उम्मीदवार बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंग शारीरिक रूप से मनुष्यों के समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, ये असर्शन हो सकता है, ये कथन, ये कारण हो सकता है। तो याद रखना भाई। ऐसे भी अपॉइंटमेंट्स देख लें। तो विक्रमदेव दत्त को एयर इंडिया का CMD नियुक्त किया गया। विक्रमदेव दत्त को, ठीक है, CMD नियुक्त किया गया है। विक्रमदेव दत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के शासित प्रदेश कैडर के 93 बैच के IAS अधिकारी हैं भाई। ठीक ना, ध्यान रखना। आगे देखें, रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी है। सेंटर राइट माल्टीज लॉमेकर को यूरोपीय संसद का प्रमुख चुना गया। रॉबर्टा मेट्सोला को। यूरोपीय संसद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की 3 विधायी शाखाओं में से एक है। इसके 7 संस्थानों में से एक है। यूरोपीय संघ की परिषद के साथ ही आमतौर पर यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव पर यूरोपीय कानून को अपनाता भी है। संसद इसमें 705 सदस्यों से बनी है। मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1952 को यूरोप में। नरेंद्र गोयनका एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है। AEPC परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र कुमार गोयनका नाम है। पद्मश्री डॉक्टर A शक्तिवेल ने उन्हें पदभार सौंपा है। ये भी ध्यान रखना
जरूरत है। ठीक है, ये परिधान निर्यात संवर्धन परिषद क्या है, तो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत है भैया। भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है जो भारतीय निर्यातकों के साथ साथ आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक हैं एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एस सोमनाथ नाम है, कहाँ है ये, प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिए, और ये भी याद रख लेना कि ये एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख के रूप में अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा करने वाले सिवन का स्थान लेंगे। इसरो के 10वें अध्यक्ष होंगे ये। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं ये, यह भी ध्यान रखना। इसरो अध्यक्ष, अंतरिक्ष सचिव, अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख का पद आमतौर पर केवल एक व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अली खान इस्माइलोव नाम है। ठीक है, चलिए, IMF ने पियरे ओलिवियर गौरिंचस को अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया। IMF ने पियरे ओलिवियर गौरिंचस को, तो ध्यान रखना भैया, अर्थशास्त्री हैं, फ्रेंच में जन्मे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अर्थशास्त्री ये हैं। ठीक है, गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे ये, पहले घोषित की गई थी। IMF की प्रबंधन टीम में प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल होंगी, गीता गोपीनाथ नाम है। ठीक है, IMF के बारे में देख लेते हैं, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। तो स्थापना दिसंबर 45 में, 190 देश हैं। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं प्रबंध निदेशक। RBI के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। AIIB क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, बिंदु कुछ है नए देख लें, तो उर्जित पटेल निवर्तमान उपाध्यक्ष DJ पांडियान का स्थान लेने वाले हैं। ये वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष हैं। 2016 सितंबर में रघुराम राजन के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया और दिसंबर 2018 तक ये रहे भी हैं। भारत 29 परियोजनाओं के लिए $6.8 अरब का वित्त पोषण प्राप्त करके AIIB का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। AIIB देख लें क्या भाई, तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। उद्देश्य एशिया में आर्थिक सामाजिक परिणामों में सुधार करना। मुख्यालय देखेंगे तो बीजिंग में है, चीन की राजधानी। 104 सदस्य हैं। स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। चीनी राजनयिक झांग मिंग ने SCO के नई महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है, चीनी राजनयिक है झांग मिंग, SCO के नई महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। ठीक है, SCO के बारे में देख लेते भाई, तो SCO शंघाई पैक्ट एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा गठबंधन है। 15 जून 2001 को स्थापित हुआ। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। मुख्यालय है बीजिंग में। तो भारत 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। इससे पहले भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था 2005 में, जो प्रदान हुआ था। नोट के रूप में याद रखना, 2022 SCO में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि यह पहली बार होगा कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ 22-23 की अवधि के लिए SCO की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जिसका समापन होगा 2023 में भारतीय पक्ष द्वारा आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के साथ। ठीक है, न्यायमूर्ति आयशा मलिक हैं, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बन गई हैं। आयशा मलिक नाम है इनका। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने मलिक को पदोन्नति को 4 के मुकाबले 5 मतों में के बहुमत से मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति मलिक मार्च 2012 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी थी भाई, और वर्तमान में वो लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की वरिष्ठता सूची में 4थे नंबर पर हैं, है ना। चलिए, अब हम देखेंगे सम्मान देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 384 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। नीरज चोपड़ा PVSM से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा हुआ है। 384, 12 शौर्य चक्र शामिल हैं इसमें, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब ध्यान रखना है।
ठीक है। कुल 12 शौर्य चक्र जो रहे विजेताओं में 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इसमें मद्रास रेजिमेंट की 17वीं बटालियन के सूबेदार हैं श्रीजीत एम राजपूत रेजिमेंट की 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार हैं अनिल कुमार तोमर। जाट रेजिमेंट 34वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार हैं पिंकू कुमार शामिल हैं। 9 को मरणोपरांत मिला 12 शौर्य पुरस्कारों में से, ठीक है। ओलंपिक विजेता हैं भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। पद्म पुरस्कार देख लें तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में मिलता, ठीक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। विभिन्न विषयों गतिविधियों के लिए दिया जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में। असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री मिलता है। पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर हर साल मार्च-अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ भाई, राष्ट्रपति ने 2 डुओ केस, एक युगल मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, ठीक है। सहित 128 कुल 128 पद्म पुरस्कार की मंजूरी हुई। इसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं, 107 पद्म श्री हैं। पुरस्कार पाने वाले में 34 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी में देखें तो 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शामिल हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार में उल्लेखनीय नाम देख लें तो पद्म विभूषण में कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, मरणोपरांत। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, मरणोपरांत मिला है। पद्म भूषण देखेंगे तो कांग्रेस नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्णा एला और उनकी सह संस्थापक पत्नी सुचित्रा एला, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला को पद्म भूषण दिया गया। बिग टेक के प्रमुख नाम, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, अल्फ़ाबेट गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई शामिल हैं, को भी पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं के रूप में नामित किया गया। तो पद्म श्री में याद रखना, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ओलंपियन प्रमोद भगत और वंदना कटारिया, गायक सोनू निगम, ये लोग इसमें शामिल हैं। जय भीम और मराक्कर ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पात्र। सूर्या की जय भीम, मोहनलाल की मराक्कर, अरबिक दालिंते सिंघम ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में पात्र हैं, ठीक है। इसके देख रहे थे पुरस्कार नहीं दिए गए क्या। टीजे ज्ञानवेल द्वारा निर्देशित सूर्या की जय भीम का प्रीमियर नवंबर 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। जय भीम 94वें अकादमी पुरस्कारों सर्वश्रेष्ठ फीचर की फिल्म के लिए चयनित होने वाली एकमात्र तमिल फिल्म है। दुनिया भर में जिन 276 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें जय भीम और मलयालम फिल्म मराक्कर भारत से चुनी गई है, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, ठीक है। इसको प्राप्त किसने किया है तो कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत हैं नाकामुरा युताका ने ग्रहण किया है। नेताजी के 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड पर मिला, ठीक। इसके अलावा जनवरी 2000 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधान शिंजो अबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है, ठीक है। प्राजक्ता कोली भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। कौन? प्राजक्ता कोली नाम है, ठीक भैया, याद रखना। यूएनडीपी देख लें तो एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो देशों को गरीबी को खत्म करने
सतत आर्थिक विकास, मानव विकास हासिल करने में मदद करने के लिए काम करता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। 22 नवंबर 1965 की स्थापना हुई और मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में। ठीक। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारत की कूजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की कूजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो चर्चा में इसीलिए रही है क्योंकि ये प्राप्त की है भाई। ठीक है, बाबर आजम को 2021 के लिए ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर कप्तान के रूप में नामित किया गया। किसको? बाबर आजम को। तो बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान है, याद रखना है इतना। टीम ऑफ द ईयर पुरुषों क्रिकेट 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मान्यता देती है। ठीक है, DBT बिराक सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स इन एक्सेल और निरामयी को विश्व बैंक समूह कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पॉइंट ये से याद रख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिराक क्या है भाई, ये देख लेते हैं। तो बिराक एक गैर लाभकारी धारा 8 अनुसूची B का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक अनुसंधान नवाचार के लिए उभरते हुए बायोटेक उद्यमों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अभिनेत्री हैं हर्षाली मल्होत्रा ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। किसने? अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा ने प्राप्त किया है। बजरंगी भाईजान की अभिनेत्री रही हर्षाली मल्होत्रा, इनको 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला भाई 2022 का, तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा चुनी गई 2000 के सबसे अच्छी फिल्म और अमेरिकी टेलीविजन को सम्मानित करता है। रैपर स्नूप डॉग HFPA के अध्यक्ष हेलन होहेन ने नामांकन की घोषणा की है। द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी नाम की 2 फिल्मों ने 3 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार जीते। कौन जीते? द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी। प्रमुख श्रेणी विजेता की सूची देख लें तो फिल्में हैं सर्वश्रेष्ठ नाटक में पावर ऑफ द डॉग, सबसे हास्य संगीत बेस्ट साइड स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाटक में विल स्मिथ किंग रिचर्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं नाटक में निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डर्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हास्य संगीत एंड्रयू गारफील्ड है टिक टिक ब्रूम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हास्य संगीत राहेल जेगलर बेस्ट साइड स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकैंटो, सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म है ड्राइव माई कार। टेलीविजन में देखें तो सर्वश्रेष्ठ टीवी नाटक श्रृंखला सक्सेशन, सर्वश्रेष्ठ टीवी कॉमेडी संगीत श्रृंखला हैक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टीवी ड्रामा जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टीवी ड्रामा MJ रोड्रिगेज पोज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टीवी कॉमेडी संगीत जेसन सुदेकिस टेड लासो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टीवी कॉमेडी संगीत जीन स्मार्ट हैक्स और सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी सीमित श्रृंखला द अंडरग्राउंड रेल रोड। ठीक है, तो ये इतना हुआ है ना। निधन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो निधन में प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना और पद्मश्री से सम्मानित फ्रांस की मिलिना साल्विनी का निधन हुआ है। ठीक है, कौन है? कथकली नृत्यांगना है भाई, इतना ही ध्यान रखना। इनको ये ध्यान रखना है पेरिस में भारतीय नृत्य रूपों के लिए एक स्कूल इन्होंने सेंटर मंडप ही चलाती थी। 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, वय वृद्ध पुरातत्वविद पुरालेखविद रामचंद्रन नागासामी का भी निधन हुआ है। वय वृद्ध पुरातत्वविद एपिग्राफिस्ट हैं ये। ठीक है, नागासामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर अनेक पुरालेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। शोध कार्य के लिए उनको 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। तमिलनाडु सरकार से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कलिममणि पुरस्कार दिया गया था। तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक भी थे ये। ठीक है, प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती हैं अभिनेत्री शाओली मित्रा का निधन हुआ है। बंगाली थिएटर व्यक्तित्व का निधन हुआ है। 2003 में संगीत नाटक अकादमी, 2009 में पद्मश्री, 12 में बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट
कार्टूनिस्ट हैं नारायण देवनाथ का निधन हुआ है। ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं भाई। कार्टून जगन बतुल द ग्रेट, नानते फनते जैसे अविस्मरणीय इन्होंने निर्माता रह रहे हैं। ठीक है, 2021 में इनको पद्मश्री सम्मानित किया गया। 13 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको बंगाल विभूषण से भी सम्मानित किया। 15 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डीलिट की उपाधि भी प्रदान की थी। कथक वादक हैं पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हुआ, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। ठीक है, ध्यान रखना पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, भारत में कथक नृत्य के लखनऊ का अलका बंदादीन घराने के एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक, प्रतिपादक थे। कथक भारतीय संगीत शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का भी निधन हुआ। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं ये। ठीक है, पिछले साल 25 जनवरी को इनको माओवाद प्रभावित रायगढ़ क्षेत्र में उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6 दशकों तक गरीबों की सेवा की इन्होंने। आदिवासी लड़कियों की शिक्षा उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने। भूदान आंदोलन से भी जुड़ी रही है। आचार्य विनोबा भावे के साथ इन्होंने काम किया था। अब हम देखेंगे बैंक्स एंड ऑथर। ठीक है, अब ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें। और ये वीडियो जैसे समाप्त हो जाएगी फिर लास्ट में 120 प्रश्न का एक वीडियो बना देंगे और उसके बाद ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए सब लोग और देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करिए। और वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।